सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कोरोना नाज़रीन एक बार फिर आप देख रहे हैं कि अपना रंग दिखाना शुरू हो गया है। कातिल वायरस कह दूं तो गलत नहीं होगा, एक बार फिर अवाम की ज़िंदगियों में जहर घोलने लगा है। पाकिस्तान दुनिया के कह लें कि उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ कोरोना वायरस की सूरत हाल खित्ते के अगर दीगर ममालिक से कंपेयर की जाए तो कदरे बेहतर कही जा सकती है और इस पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए मेरे ख्याल से उतना कम है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिन से केसेस और अमवात की जो तादाद है वो बढ़ गई है और बदकिस्मती से कह लें कि वबा की संगीनी को किसी ने भी संजीदगी से नहीं लिया। जब कोरोना का नाग याद करें कि नया नया आकर ज़िंदगी को डंग मार रहा था, उस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बाकायदा खौफ की लहर थी। पाकिस्तान में खैर पहले भी इस बीमारी को संजीदा तो नहीं लिया गया था, लोग मास्क तक नहीं पहनते, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा तो फिर आवाम को कुछ होश आया, कुछ कह लें कि होश ठिकाने आ गए और अब कोरोना वायरस के जो खतरात हैं, अब की जो सिचुएशन है, अब ये बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं और मुल्क में कोरोना के वार हम देख रहे हैं कि आए दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी जो केसेस हैं कोरोना वायरस के, उसकी शरह में हम देख रहे हैं कि तेज़ी से इजाफा हो रहा है और अगर हमने एहतियात ना की तो फिर यकीन जानिए मामलात काबू से बाहर भी हो सकते हैं और अल्लाह ना करे ऐसा हो। और बाहैसियत कौम ये एक मुश्किल मरहला है जिसमें से हमें गुजरना होगा और मुत्तहिद होकर गुजरना होगा। एक बार फिर से हमें दानिशमंदी का मुजाहिरा करना होगा और एहतियात का दामन थामना होगा, लेकिन फिर वही स्ट्रैटेजी अपनानी होगी जो हमने पहले भी, आपको याद होगा, इस वबा के ख़िलाफ़ अपनाई थी। यानी हर शहरी को कह लें कि इनफरादी तौर पर एहतियात करना होगी और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल रखना होगा। अवामी मकामात पर जाने के वक्त मास्क का इस्तेमाल करना होगा और हाथ धोने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने, हाथ मिलाने से गुरेज करना होगा। यानी जो रवैया हमने पहले अपनाया था, आप समझ लें कि आपको उसी प्रैक्टिस को दोबारा करना है, आपने उसी को दोबारा अपनाना है। यानी गैर ज़रूरी मुलाकातों से इज्तनाब करें, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स और जो दूसरे अवामी मकामात हैं वहाँ जाने से गुरेज करें। और इस वायरस से हमें अपनी जानों को महफूज नहीं रखना, बल्कि ज़िम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल फ़र्द की हैसियत से हमें दूसरों को भी इस वायरस से महफूज रखना है, क्योंकि अगर एक को होगा तो वो एक से ज़्यादा को दे देगा वो वायरस। और उसका एक ही हल है कि जी SOPs पर अमल करना है। लेकिन इन SOPs पर अमल करना और करना भी और करवाना भी इतना आसान नज़र नहीं आता, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि करें अमल। इतना आसान होता तो बीमारी इतनी ज़्यादा काबू से बाहर ना हो रही होती। अब बहुत से लोगों के ख्याल में कोरोना नाम की कोई चीज़ मौजूद है ही नहीं, जो कि मुझे सुनकर बड़ा दुख होता है जब लोग कहते हैं कि आपने कोरोना देखा। अगर अब भी किसी ने नहीं देखा तो मैं क्या कहूँ। जो चीज़ कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होती है ना, वो है कि वबा को संजीदगी से लिया ही नहीं जा रहा। रवैया कि आपने कोरोना देखा, कोरोना तो है ही नहीं, ये तो साजिश है, ये ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ है। और आप देख रहे हैं कि मर्ज़ जो है दुनिया के कोने कोने में हमला कर रहा है। कौन सा मुल्क है जो महफूज है? पूरी दुनिया में ये मर्ज़ हमला कर रहा है और सब संजीदगी से ले रहे हैं। और कोरोना के खिलाफ अगर मैं कहूँ दुनिया हालत जंग में है और पाकिस्तान भी इस जंग का हिस्सा है तो बिल्कुल सही होगा। और इस जंग को बगैर हथियार के जीतना नामुमकिन है, नहीं जीता जा सकता। लेकिन हम ये समझ बैठे हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग को हमने शायद जीत ली है। ये गलत फहमी हो सकती है, हकीकत नहीं हो सकती। ये वबा अब भी आप कह लें कि ताबड़तोड़ हमले कर रही है। अच्छा, अवाम ने SOPs को अगर मैं कहूँ कि मजाक बनाया हुआ है तो आप अग्री करेंगे। वो लोग जो समझते हैं सिचुएशन को, मौत को लेकर एक सोच जो पाई जाती है वो ये है कि मौत जब आनी है तो फिर आकर रहेगी, तो ऐसे में एहतियात क्यों की जाए। देखने में आ रहा है कि लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा, साथ जुड़ के खड़े हुए हैं, कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। शॉपिंग मॉल्स हों, होटल्स हों, अवाम खुलेआम ऐसे फिर रहे हैं जैसे शायद कोरोना का निशान ही मिट गया है, कोई नामो निशान ही नहीं रह गया कोरोना का। अब ऐसा आप कह लें कि समा लग रहा है कि मुल्क मुकम्मल तौर पे शायद ये ऐलान कर दिया गया कि मुल्क कोरोना फ्री हो गया, जहाँ मर्जी जाए, मास्क भी ना पहने, एहतियात भी ना करें, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी अवाम की अब साइकी कह लें, नफ्सियात कह लें कि कुछ इस तरह की है कि जब ईद आती है ना तो कौम शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती, बेकरार हो जाती है। कोई त्यौहार हो, हम हल्ले गुल्ले का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। ये ठीक है, इंजॉय करें, आप हल्ला गुल्ला करें, लेकिन अब इस सिचुएशन को समझें कि दुनिया कोरोना को कितना संजीदा ले रही। कोरोना
चला जाए दुनिया से और इंशाल्लाह इलाज आ जाएगा, मेडिसिन आ जाएगी, वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है, वैक्सीन लग रही हैं लोगों को, और भी काम हो रहा है। लेकिन जब ये चली जाएगी वबा तो दोबारा से आप एंजॉय कीजिएगा, हल्ला गुल्ला कीजिएगा, लेकिन इन दिनों में थोड़ी सी एहतियात कर लें। और इन दिनों में सिर्फ मैं बदतरीन नहीं कहूँगी, ये जो रवैया है कि हल्ला गुल्ला करना है, शॉपिंग मॉल्स में जाना है, इकट्ठे खड़ा होना है, एसओपीज़ का ख्याल नहीं रखना है, ये बदतरीन नहीं बल्कि खतरनाक है, डेंजरस है और वबा को फैलाने का जरिए। लेकिन अफसोस के साथ कि हमें कोई फिक्र ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। और हकीकत क्या है कि जब हुकूमत दबाव में आकर शॉपिंग मॉल्स खोलती है तो उसके साथ कोरोना दाखिल करने का आप समझ लें कि दरवाज़ा खोल दिया जाता है। और आज एनसीओसी का जो इजलास हुआ है उसमें हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनज़र रखते हुए सख्त तरीन इकदाम उठाए हैं। वो मैं ज़रा अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगी। जो इकदाम उठाए गए हैं वो क्या हैं जी, ज़रा सुनिएगा। इनको सुनकर वो वबा की संगीनी को मेरे ख्याल से समझ सकते हैं जितने भी नाज़रीन इस टाइम पे टीवी देख रहे हैं। अब आज जो एनसीओसी का इजलास हुआ इसमें बाकायदा फैसला किया गया कि जिन शहरों में जो पॉजिटिव केसेस हैं, मस्बत केसेस हैं, उनकी शरह ज़्यादा है, वहाँ पे 9वीं से 12वीं जमात के लिए भी स्कूल्स ईद तक बंद रहेंगे। 9th से 12th स्टैंडर्ड तक ईद तक ये स्कूल बंद रहेंगे। अब आप अंदाज़ा करें कि कोरोना वायरस ना सिर्फ इंसानियत पर बल्कि बच्चों के मुस्तकबिल पर, उनके फ्यूचर पर भी हमले कर रहे हैं। बच्चों की तालीम का क्या हर्ज नहीं हो रहा है। और हमारे लिए कोई अच्छी बात तो नहीं है बल्कि सोचने वाली बात है। अब इसी तरह हुकूमत ने वो ये जो इंडोर डाइनिंग होती है उस पर तो पहले आपको पता है पाबंदी लगाई हुई है। अब ईद तक जो आउटडोर डाइनिंग है कि बाहर बैठ के आप खा सकते थे, अब उसको भी बंद कर दिया। अलबत्ता जो खाना खरीद कर ले जाने या घर मंगवाने की इजाज़त होगी, ड्राइव थ्रू से आप ले सकते हैं और गाड़ी में जाके या बाहर से खाना ले सकते हैं, लेकिन वहाँ बैठ के नहीं खा सकते, घर जाके खा लें। अभी जो इंडोर जिम्स हैं उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जो दफ्तरी औकात है मैं ज़रा बता दूं आपको, 2 बजे तक महदूद किया जा रहा है ताकि 6 बजे तक बाजार खुले होने के बायस लोगों को ख़रीदारी का वक्त मिल सके। अब जिसमें ईद की ख़रीदारी भी शामिल होगी यकीनी तौर पर। अच्छा, असद उमर साहब ने साथ साथ अवाम से दरख्वास्त की है कि ख़रीदारी के लिए आखिरी दिनों का इंतज़ार नहीं करें। अब अगर देखा जाए तो असद उमर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, वजह फरमा रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर ईद की शॉपिंग करनी है तो करें ज़रूर, किसी ने नहीं रोका आपको। और हमारी आवाम तो वैसे ही आपको पता है कि ईद की शॉपिंग बाकी दुनिया से ज़्यादा ही कर लेती है, बेचैन होती है और पूरा महीना शॉपिंग होती रहती है, यकीन जानिए। अब शॉपिंग आप करें, ज़रूर करें, लेकिन अवाम हुकूमत की बात को ज़रा मद्देनज़र रखें और आपकी बेहतरी के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी जान के लिए, आपके साथ जुड़े हुए जानों के लिए कि ईद की शॉपिंग करें और आखिरी दिनों में करके बाज़ारों में रश पैदा ना करें। वरना ऐसा होने से जाहिर बात है जितना रश होगा तो कोरोना फैलने का खदशा भी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, केसेस की तादाद में इजाफा होगा और मसाइल का सामना करना पड़ेगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। अब इस बदएहतियाती से अवाम की जानें अगर ख़तरे में नहीं पड़ेंगी तो और क्या होगा। आपको ये भी याद होगा कि पहले भी ईद के वक्त शॉपिंग मॉल्स खोलने की वजह से इतना ज़्यादा रश लग गया था और उसके बाद कोरोना भी काबू हो गया था। और अब कोरोना फिर से सर उठाकर हमारी ज़िंदगियों को बाकायदा क्या को जिसका कहते हैं ना मफलूज कर रहा है। और सोने पर सुहागा ये कि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा बिहेवियर, हमारा रवैया इस बीमारी को लेकर, इस वबा को लेकर वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, जैसा बाकी पूरी दुनिया का है। अब इस रवैये को देखकर कोई परेशान ही हो सकता है ना। तो प्राइम मिनिस्टर जो मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं, जिन पर हर बात का मलबा गिराया जाता है कि आप कंट्रोल नहीं कर सके, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी, उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जितनी परेशानी मुझे होगी या किसी भी आम शहरी को होगी, सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को होगी ना तो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को होगी, जिसका इजहार उन्होंने किया है। हमारे पास क्लिप होगा, टीम ज़रा क्लिप चलाइएगा, देखिएगा ज़रा। तो सुना आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, ज़ाहिर बात है वो फिक्रमंद होंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर कंट्रोल से बाहर होती है सिचुएशन तो इसका मलबा भी आराम से प्राइम मिनिस्टर पे, उनकी हुकूमत पे, उनकी कारकर्दगी पे डाल दिया जाएगा कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। हालांकि जिम्मेदार कौन होंगे? हम लोग खुद होंगे जिन्हें अपनी जानों की परवाह नहीं है, अपने साथ वालों की जानों की परवाह नहीं है। कि लोग ऐसे पता नहीं क्या हल्ला गुला कर रहे हैं, ऐसे सड़कों पे फिर रहे हैं, जगह जगह फिर रहे हैं जैसे कोरोना फ्री हो गया मुल्क, ऐलान हो गया कि जी कोरोना तो खत्म हो गया, अब जो मर्जी करें, जहाँ मर्जी फिरें, पहले कितना ज़िंदगी गुजारें। अभी अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर को हालात की संगीनी का कहने के पूरी तरह से अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि जी वो कोरोना के खतरे को भी समझते हैं और माशी हालात को भी समझते हैं। पहले भी अपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर साहब पर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तनकीद की थी कि जी लॉकडाउन करने के बारे में उन्होंने बहुत देर से फैसला किया है, लेकिन फिर दुनिया ने माना, एक्सेप्ट किया कि कोरोना को लेकर पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ थी वो बेहतरीन थी, आइडियल थी। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब कह लें कि एक बार फिर जहां कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर कोई भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर परेशान होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी परेशान है। भारत की इस वबा की वजह से बदतरीन सूरत हाल
इनके सामने है जी। वहीं फिर इन्हें गरीब जो मजदूर हैं उनका भी ख्याल सता रहा है। ये जानते हैं कि जी लॉकडाउन का मतलब है गरीब या दिहाड़ीदार मजदूरों के चूल्हे को लॉकडाउन करना। और सच्ची बात है कि उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो रोज़ की बुनियाद पर कमा कर लाते हैं। तो वो कमा के लाएंगे तो खाना बनेगा, अगले दिन नहीं कमा के लाएंगे तो पहले दिन का जो खाने के पैसे होंगे ख़त्म हो जाएंगे एक दिन में। कम पैसे होते हैं ना उनके पास। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर मैं कहूँ कि दुरुस्त सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, तो आप अग्री करेंगे कि अगर कारोबार बंद हो गए तो फिर वो जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनका क्या बनेगा। अब इसीलिए हुकूमत SOPs पर सख्ती से अमल कराने पर जोर दे रही है। बल्कि जोर क्या दे रही, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी गुजारिश की जा रही है, हाथ जोड़ के गुजारिश की जा रही है कि खुदा का खौफ करें, अपने बारे में सोचें, अपने घर वालों के बारे में सोचें, अपने पड़ोसियों के बारे में सोचें, मोहल्लेदारों के बारे में सोचें, पूरी कौम के बारे में सोचें कि अगर एक बंदा बीमार होता है, बीमारी लेकर जाता है, तो वो एक से ज़्यादा को बीमारी फैलाता है। इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अब ये रिक्वेस्ट की है कि वो तमाम लोग जो कि अमल नहीं कर रहे हैं, इसके लिए फिर और भी जो अगर स्ट्रैटेजीज़ हैं वो भी अपनाई जाएंगी। अब इमरान खान साहब ने फ़ौज से मदद लेने का फैसला किया है, जो पुलिस और रेंजर्स के साथ लोगों से SOPs पर सख्ती से अमल कराएंगी। अब जारी बात है कि रिक्वेस्ट तो आप लोग मान नहीं रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि आपकी सेहत के लिए, आपकी जान खतरे में ना पड़े, आपकी वजह से किसी और की जान खतरे में ना पड़े, उसके लिए मतलब अजीब कौम में हम, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें मदद लेनी पड़ रही है कि आपसे अमल दरामद करवाया जाए आपकी अपनी जान बचाने के लिए। नहीं, हम अपनी जान के भी सगे नहीं हैं। ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे। हर किसी को खुद रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का एहसास होना चाहिए कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुजाहरा करना है कि हम रिस्पॉन्सिबल शहरी हैं, जिम्मेदार शहरी हैं। लेकिन हम तो साबित ही नहीं कर रहे बात। हमें तो कोई आके कहेगा SOP पे अमल करवाएगा तो हम कर लेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। हैरानी होती है, बल्कि तकलीफ होती है, दुख होता है, अजियत होती है। और ये बात सच है कि पिछली बार जो कोरोना का कुछ खौफ था, हम लोगों में कुछ कह सकते हैं, लोगों ने तब एहतियात की थी। लेकिन कोरोना की कह लें कि 2 लहरें देखने के बाद अब खौफ ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बह रही कि तीसरी लहर में खौफ ही खत्म हो गया। अब लोग वैसी एहतियात बिल्कुल नहीं कर रहे, हालांकि उससे डबल एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो लहर है ये ज़्यादा खतरनाक है 2 लहरों से। अवाम ने मास्क लगाना बिल्कुल छोड़ दिया। बड़े लोग मिलते हैं जो कहते हैं मास्क लगा के सांस नहीं आता। कोरोना हो गया तो फिर सांस आ जाएगा आपको। हाथों को सैनिटाइज नहीं करते, जैसे हाथों पे तो जर्म्स चिपक ही नहीं सकते। हमारे हाथ पे तो कोरोना फ्री है, हमारे हाथों को तो कुछ नहीं कहता कोरोना। फिर ये समझ आती है ऐसे लोगों की सोच की। कोई एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई जा रही हैं। शॉपिंग मॉल्स में रश, मार्केटों में, दूसरी अवामी जगहों पर ऐसे फिर रहे हैं लोग जैसे पता नहीं क्या हो गया। अब तो कोई एहतियात नज़र ही नहीं आ रही। और यही वजह है कि बार बार पलट कर ये हमला करिए वबा। इतने ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह रहे हैं, और ठीक कह रहे हैं, कि अगर सिर्फ मास्क की पाबंदी कर ली जाए तो कोरोना को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा आपका एक स्टेप कि आप मास्क पहन रहे हैं। वरना ये वबा किस हद तक खतरनाक हो सकती है, यकीन जानिए आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। और देख लें, कहीं दूर ना जाएं, पड़ोसी मुल्क भारत को देख लें, क्या हो रहा है वहाँ पे। सड़कों पर, खेतों में, जगह जगह पे, फुटपाथों पे लाशें पड़ी हुई हैं, लाशें। हॉस्पिटल्स में बेड कम पड़ गए हैं और एक बेड पर 2-2, 3-3 मरीज हैं। 2 भी नहीं, 3-3 मरीज हैं। अद्वियात हैं ही नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं कि भारतीय हुकूमत को, वहाँ के अवाम को या रहनुमाओं को पता नहीं था कि ये वबा कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। राहुल ने 1 साल पहले कोरोना के बारे में किसी खदशे का इजहार किया था। हमारे पास क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा राहुल गांधी का क्लिप। अब आप देखें कि राहुल गांधी साहब ने बहुत पहले इसको कहते हैं ना खबरदार किया था कि आने वाले दिनों में भारत को कोरोना से शदीद खतरा हो सकता है। और उन्होंने कोरोना के लिए बाकायदा किस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, सुनामी। क्या कह रहे हैं कि कोरोना की सुनामी भारतीय अवाम को, भारतीय जनता को बहा कर ले जाएगी। और आज देख लें, ठीक वैसा ही हो रहा है ना। राहुल गांधी मोदी से बाकायदा गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि मैं उनको कहता रहा कि कोरोना की सूरत हाल या सिचुएशन से निपटने के लिए इक़दामात करें, लेकिन मोदी सरकार सोई रही। और राहुल गांधी ने मोदी सरकार को झंझोड़ने की भी कोशिश की कि अगर कोरोना जैसी वबा को काबू में ना किया गया तो फिर मुल्क को माशी तौर पे भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और आज आप देख लें, वही हो रहा है। भारत दिवालिया होने के करीब है, लेकिन मोदी सरकार अब भी कहीं नज़र नहीं आ रही। मोदी की ज़रा बेहिसी मुलाहिजा कीजिएगा। एक तरफ लोग कोरोना से मरते रहे और दूसरी तरफ वो अपनी इंतखाबी मुहिम चलाता रहा। मोदी ने अपनी कौम के साथ, अपनी जनता के साथ सबसे बड़ा जुल्म, बल्कि जुल्म से ज़्यादा कह दूँ कि जुर्म किया। ये कहो ना जुर्म किया है तो ये लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब होगा। इसने जानते हुए कि कोरोना ने भारत को बाकायदा जहन्नुम बना दिया, इसके बावजूद इसने वैक्सीन दुनिया को फ़रोख्त करके खूब माल बनाया।
लेकिन भारत के अपने लोग कोरोना से मरते रहे, उनको वैक्सीन ना मिल सकी। सड़कों पर, खेतों में कोरोना के हाथों मरने वालों की लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं, हॉस्पिटल भर गए हैं, शमशान घाट पर जगह नहीं बची। और अब जरा मुलाहिजा करें, मोदी सरकार हमसाया मुल्कों में दहशतगर्दी की आग लगाने पर में मसरूफ है। यानी फोकस कहां पर है? दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी की आग लगाई जाए। अभी जो कोयटा में हुआ है, इसी का किया धरा है ना, इसी की साजिश। मोदी ने पाकिस्तान को आलमी दुनिया में तनहा करने के लिए चाल चली, हर चाल चली, बड़ी बार चाल चली। और मैंने कल भी प्रोग्राम में बताया कि हर बार मुंह के बल गिरा ये। और आज पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर जरा अब देखिएगा, पाकिस्तानियों का ज़र्फ देखिएगा कि आज पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि टॉप ट्रेंड बना हुआ था कि पाकिस्तान की हुकूमत इंसानियत के नाते भारतीय अवाम की कोरोना से निपटने में मदद करे। और यही वजह है कि ईदी फाउंडेशन के सरबराह जो हैं फैसल ईदी, उन्होंने भारत को मदद की बाकायदा पेश की है कि वो भारत आकर कोरोना से निपटने में भारत की मदद करना चाहते हैं। मोदी जो है वो बॉर्डर खोले, उन्हें भारत आने की इजाज़त दे। और उनका मजीद क्या कहना था, उन्हीं की ज़बानी ज़रा सुनी, फैसल ईदी का क्लिप चलाइएगा। फैसल ईदी साहब ने कहा है कि उनकी भारतीय हुकाम से बाकायदा बात हुई है और वो अब उनके जवाब का इंतज़ार करेंगे, उनको कब भारत आने की इजाज़त मिलती, ताकि वो इंसानी हमदर्दी के तहत वहाँ भारतीय अवाम को कोरोना की जहन्नुम से निकालने में अपना किरदार अदा कर सकें। तो मेरे ख्याल से अगला क्लिप चलाने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इससे कहते हैं इंसानियत की खिदमत, ये होता है इंसानियत की खिदमत का जज्बा। ये हमारे पाकिस्तानियों का ज़र्फ है, बल्कि इसको आला ज़र्फ़ी कह लें तो गलत नहीं होगा कि एक जानिब से मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या साजिशें करती है, और हमारे यहाँ लोगों का ज़र्फ इतना है कि हम सिर्फ इंसानियत की बात करते हैं, सिर्फ इंसानियत की। अगला क्लिप चलाइएगा, भारतीय पुलिस ऑफिसर का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। अब ये आपने देखा, ये उसी मोदी की पुलिस है जो फ़िरका वारियत को कह लें कि हवा देना चाहता है हमेशा। और उसका पालतू गौरव वारिया वो पाकिस्तान में सुबाइयत परस्ती और फ़िरका वारियत को बाकायदा हवा देकर पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देख रहा है। वो तो फ़िरका वारियत को लड्डू कहता है, जिसको खाकर वो पाकिस्तान को नाकाम रियासत करार दिलवाना चाहता है। लेकिन अब आप देख लें कि नाकाम रियासत कौन साबित हुआ। क्या ये सच नहीं है कि मोदी के भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी गई है? ना वहाँ के मुसलमान आज़ादी के साथ इबादत कर सकते हैं, ना अपने मजहबी त्यौहार मना सकते हैं। ये जो मोदी है रियासती ताकत के ज़रिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाकायदा ख़त्म करना चाहता है। लेकिन हुआ क्या? अब आपने खुद सुना, अब वही भारतीय पुलिस का अफसर कोरोना के आगे बेबस होकर मुसलमानों से फरियाद कर रहा है कि वो अपनी मस्जिदों में कोरोना के खात्मे के लिए दुआ करें। सुना आपने? यही नहीं, ऑफिसर अपनी अवाम के रवैये पर भी नोहा पड़ रहा है कि वो SOPs को हवा में उड़ाते हैं, अमल नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं हवा में ना उड़ाएं SOPs को, इस पर अमल करें। वो अपने लोगों को ये बता रहा है कि जो ये समझते हैं कि कोरोना नहीं है, वो धोखे की दुनिया में रह रहे हैं। और यह हकीकत है कि कोरोना से भारत में कितनी अमवात हो रही हैं, अनगिनत। और हालत ये है कि उनको जलाने के लिए शमशान घाट भी कम पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये जो लाशें हैं उनकी खेतों में, सड़कों में पड़ी हुई हैं। खेतों में लाशें जलाई जा रही हैं, सड़कों पर, फुटपाथों पे लाशें पड़ी हुई हैं। हॉस्पिटल की सिचुएशन मैंने पहले भी बताया कि एक एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज़ हैं, वहाँ एम्बुलेंसेस नहीं हैं, जिसकी वजह से जो लोगों की लाशें हैं उनको गाड़ियों में, रिक्शों में लाशों को ले जाया जा रहा है। और ऑक्सीजन की हालत तो पूछिए नहीं। भारतीय अवाम, अगर मैं कहूँ कि कर्ब का शिकार है तो गलत नहीं होगा। और भारतीय जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जो है, वो अब भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ़ है। क्या कहूँ मैं, भारत के साथ जुल्म है। भारत का प्रधानमंत्री खुद, सबसे बड़ा जुल्म नरेंद्र मोदी का भारत का प्राइम मिनिस्टर रहना है। और भारत की जनता काफ़ी हद तक के बाद अब समझ चुकी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात कर लेते हैं PDM की। PDM इत्तेहाद की अंदरूनी कहानी अब मेरे ख्याल से किसी से ढकी छुपी है ही नहीं। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात बरकरार हैं। मरियम का जो तल्ख लहजा है और पीपल्स पार्टी पर इशारे किनारे से हमले और फिर बिलावल के ताबड़तोड़ जवाबात सबके सामने हैं। अब यूँ लग रहा है कि शेख रशीद साहब के दावे बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। वो अक्सर ये कहते रहते थे ना कि जी लॉन्ग मार्च नहीं होगा और PDM टूट फूट का शिकार है और मज़ीद हो जाएगी। तहरीक अदम एतमाद की तैयारियों में मसरूफ़ अपोजिशन जमातें अलग अलग पेज पर अलग अलग तहरीर के साथ लड़ने लगी, मगर किसकी तहरीर किस सफ़े पर किसके लिए है, शायद सियासी जमातें इससे बेखबर हैं या फिर कह लें कि जानना ही नहीं चाहती हैं। अच्छा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 26 अप्रैल को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया, जिसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंगे। ज़राए क्या बताते हैं?
ज़राए कहते हैं कि जी इजलास में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक पर मुशावरत की जाएगी और इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP को दावत नहीं दी जाएगी। मजीद क्या कि जी इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत होगी और ईद उल फितर के बाद लॉन्ग मार्च के हवाले से गौर किया जाएगा। अच्छा, आज मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब देखना ये कि क्या शहबाज शरीफ PDM इत्तेहाद कायम कर सकेंगे। और दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत की बात करें तो जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है वो सबके सामने है। अब देखना है कि जहांगीर तरीन के दावों की हकीकत आखिर क्या है। इन तमाम जो इशूज़ हैं, सियासी मामलात हैं, इस पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हम ये सीनियर तज्ज़ियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, औरिया मकबूल जान साहब, औरिया साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अच्छा औरिया साहब, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब की जेल से वापसी एक ऐसे वक्त पर होती है जब हम देख सकते हैं कि जो PDM है वो तकरीबन गैर फाल हो गई और गैर फाल होगी। क्या शहबाज शरीफ साहब की वापसी जो है PDM में हम कह सकते हैं कोई नई जान फूंक सकेगी? मेरा ख्याल है कि PDM में जान डालना बहुत मुश्किल सी बात हो गई है। PDM के अंदर शुरू दिन से दो तरह के रवैये जो थे वो चले आ रहे थे। एक तो रवैया ये था जो हार्ड लाइनर्स का रवैया था, जो समझते थे कि कुछ भी हो जाए, सिस्टम तबाह होता है, कुछ हो, कोई और आता है आए, लेकिन इमरान खान को जहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें इस सारे मामले को तबाह बर्बाद कर देना चाहिए। इस रवैये के अंदर नवाज शरीफ साहब सबसे आगे थे, उसके बाद मरियम थी और साथ साथ मौलाना फजल रहमान थे। किसी हद तक महमूद खान अचकज़ई भी उनका साथ देते थे, क्योंकि अचकज़ई साहब की भी पॉलिसीज जो हैं हमेशा वैसी ही रही हैं। जबकि कुछ ऐसी हुकूमतें थीं जो बैन चलने जाती थी, जैसे अख्तर मैंगल हैं, जैसे अनस नूरानी हैं, जैसे और इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, और यार पीपल्स पार्टी उनके साथ आप मिला लें। असल मसला यह है कि पहले दिन से PDM को मैं एक सियासी इत्तेहाद नहीं मानता। ये सियासी जो है ना पार्टियों का इकट्ठ है। सियासी इत्तेहाद होता है जो किसी मकसद के लिए बनाया हो, जिसके सामने कोई मंजिल हो। अब देखें ना, अगर आप खुदा न खास्ता आ जाते हैं, चलो अच्छी आपकी किस्मत अच्छी है, आप वहाँ पहुँच जाते हैं, आप इस्लामाबाद घेर लेते हैं, नेगोशिएशन का टाइम आ जाता है और आपके पास मुतालबा क्या है कि अदारे जो है मुदाखलत न करें, तो किस कानून के तहत वो अदारे मुदाखलत करते हैं? वो को कानूनी ऐसा नहीं है, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। क्या फिर कैसे रोका जाए? क्या वो आपसे पूछ के करते हैं? अगर आपसे पूछ के नहीं करते तो फिर आप नेगोशिएशन किसके साथ करोगे? अदारों के साथ करोगे, गवर्नमेंट के साथ करोगे, या अमेरिका आके उसके अंदर दामन बनेगा? तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने बेसिकली एक अफरा तफरी पैदा करने के मकसद के लिए ये सारा कुछ किया हुआ था और वो उसको हल नहीं हो पा रहा था। अब रिसेंटली एक तो दो वाक़यात बड़े इंपॉर्टेंट हुए हैं जो PDM को दोबारा शायद जान न डाल सकें। एक वाक़या जो है वो तो पीपल पार्टी का सबको पता है कि पीपल पार्टी जो थी वो मुकम्मल उसकी राहें जुदा हो गई। दूसरा, रिसेंटली जो तहरीक लब्बैक की मूवमेंट थी ना, ये बड़ी फोर्सफुल मूवमेंट थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पोर्टेंट हसास नारा था और इसके साथ साथ दूसरी बात थी, इनके पास स्ट्रीट पावर भी मौजूद थी। ऐसी कोई स्ट्रीट पावर PDM की किसी पार्टी के पास मौजूद नहीं, इंक्लूडिंग मौलाना फजल रहमान। अब देखो ना, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी के पास से पीछे कोई मदरसा नहीं है, कोई मौलवी नहीं है, कोई एक भी मदरसा नहीं उसके पीछे। मौलवी तो सारे खिलाफ हैं उसके, दूसरी पार्टियों के अंदर मदरसे वाले भी खिलाफ हैं, पीर मशाइख भी खिलाफ है। उसके बावजूद इतनी बड़ी मूवमेंट बन गई थी, तो उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका उस तरह का। तो PDM में कौन सी पार्टी है? तो मेरा ख्याल है अब वो उन्होंने रियलाइज किया है कि जैसे होता है ना, वो जब वो फास्ट बॉलर आ जाए तो बंदा ठुक 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 करके वो एक चलाता रहता है, कोई चलाने वाला उनका मैं ख्याल होगा, और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब, मियाँ साहब के जो तर्ज सियासत है उसमें आपको पता है कि एक फ़र्क है। मैं चाहूँगी ज़रा उस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। और हमजा शहबाज की वापसी पर ये जो PDM की मीटिंग में मरियम और हमजा की तकरार है वो भी आपको मालूम है। क्या ये कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ साहब की जो वापसी है उससे मरियम नवाज की सियासत को ख़तरा हो गया है, या फिर मरियम नवाज को खुद से महसूस हो रहा है कि मेरी सियासत के लिए तो ख़तरा साबित हो रहे हैं? और मतलब अब आपके अपने चचा आपको अगर ख़तरा महसूस होंगे अपने लिए तो ज़रा इस पर भी तबसरा कर दें। देखिए, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब और ये पूरी ख़ानदान को काफ़ी मैं जानता हूँ। मैंने दोनों पार्टी के साथ में 30 साल नौकरी की है। मुझे नहीं लगता कि इंटरनली जब भी सियासत होगी तो ये एक दूसरे के मुखालिफ होंगे। ये जो उनके चेहरे हैं ये लोगों को दिखाने के चेहरे हैं। इस दोनों के दिखाने में वो लड़ाई भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मफादात के मामले के अंदर ये एक साथ है। जितने चांसेस शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने के मिले हैं, अगर वो कभी भी किसी तौर पर ज़ाती जो है उसको ख्वाहिश के ऊपर चल पड़ते तो शहबाज शरीफ बहुत अरसा पहले, बहुत
प्राइम टाइम के अंदर प्राइम मिनिस्टर हो चुके होते ठीक है। और बहुत दफ़ा उनको ऑफर्स हुई हैं, इवन मुशर्रफ टाइम के अंदर भी उनको ऑफर हुई हैं, लेकिन उन्होंने अपने भाई के साथ उसके अलहदा होना नहीं चाहा। हो सकता है कि औलाद के अंदर आ जाए, लेकिन औलाद के अंदर भी हमजा शहबाज हो या मरीम नवाज के अंदर एक है टेम्परामेंट का मसला है। लेकिन जब हमजा शहबाज भी क़यादत पे आता है तो हमजा शहबाज भी कम मगरूर, कम एरोगेंट और कम मसूरत, वो भी वैसे ही बिहेव करता है जैसे मरीम नवाज बिहेव करती है। फ़र्क सिर्फ यह है कि मरीम नवाज जो है वो ज़रा सा, उसके ट्रेनर्स जो हैं वो और तरह के हैं, वो उनको उस तरफ ले जाते हैं। वो जो ट्रेनर नवाज शरीफ को उन्होंने खाई में फेंका है, वो आप 5-6 लोग हैं और वो 5-6 लोग हैं जो उनको हार्डलाइनर बना देते हैं। इधर के ट्रेनिंग जरा से और से हैं, वो जरा खामोशी करते हैं। दोनों जो हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक हैं। एक लाइटर नोट पे मेरे ज़हन में बात आई, आपकी इजाज़त से ज़रा ऐड करना चाहूँगी। आपने ट्रेनर कहा कि मरीम नवाज़ के ट्रेनर और तरह के, जिस तरह उनको ट्रेन किया जाता है, जो कह दिया जाता है कह देती हैं। मरीम नवाज़ को भी कोई ट्रेन कर सकते हैं? मुझे तो लगता है अपने से बड़ों को ट्रेन कर देती होंगी वो। ऐसी मिसालें भी सामने हैं कि जो परेशान थे, सर पकड़ के बैठ गए थे, जिन्होंने इतना वक्त दिया, अपनी ज़िंदगी दी, बाल सफ़ेद किए, मुस्लिम लीग नून को अपना सारा करियर, अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी। मरीम नवाज़ के हाथों तंग आके उन्होंने कहा कि हम साइड पर होकर बैठ जाए तो अच्छा। नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। देखें, जो 4-5 करोड़ उनके क्लोज लोग हैं जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, मतलब उनके सुन लेती हैं मरियम, आपको लगता है? सिद्दीकी साहब हैं, मतलब 2-3 और नहीं, वो सारे जो है मरियम के साथ नहीं है। बेसिकली वो नवाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज हैं और नवाज शरीफ साहब को जिन लोगों ने बड़े करीब से देखा हुआ है, जिस तरह को निजी महफिलों में तबसे करते हैं, जिस तरह वो सऊदी अरब में किया करते थे और ये लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाया करते थे, ये सारे लोग जो हैं ये शहबाज शरीफ के साथ भी वैसे ही होते थे। लेकिन शहबाज शरीफ उतना असर कबूल नहीं करता था। मैं लंदन में जब पहली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब से मिला था उनके घर में, तो ये सारे लोग वहीं थे, राजा अनवर से लेके दूसरे तीसरे, और गुफ्तगू भी होती थी, लेकिन उनका असर कबूल नहीं कर। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी लाइन बिल्कुल डेवलपमेंटल साइड पे, बाकी चीज़ों पे रखी हुई थी और उन्होंने कभी उस तरह मेजर पॉलिटिक्स के अंदर मेजर लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। इसीलिए वो खास तौर पे सुलह सफाई वो करते थे और बाकी काम ये करते थे। ठीक है। असल बुनियादी मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो एम्बिशन, बुनियादी मसला क्या है? एम्बिशंस है ना, एम्बिशंस, वो एम्बिशंस बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं। वो एम्बिशंस जो है वो क्रॉस कंट्री एम्बिशंस हैं, एम्पायर की एम्बिशंस हैं। उस एम्बिशंस का कोई तोड़ नहीं है। सही, ठीक है। अच्छा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये जो एक ग्रैंड डायलॉग की बाज़गश्त है, आपने भी सुन रखा होगा, सुन रहे होंगे। अब आजकल ऐसी बातें गर्दिश कर रही हैं, अब ये रूमर्स हैं, हकीकत है, क्या है? ऐसी चीज़ कोई मुमकिन दिखाई देती है आपको मुस्तकबिल करीब में? देखिए, कुछ भी होता, मुझे तो मुस्तकबिल ग्रैंड डायलॉग लाइव चीज़ नहीं रहती, मुझे कन्फ्यूजन बहुत नज़र आ रहा है। देखें, अभी ये रिसेंट जो लबैक वाला जो मसला है, ये भी मुझे कुछ जल्दी सेटल होता नजर नहीं आ रहा। आज वो मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर की वजह से आज वो रिट्रैक्ट कर दिए, और अगर ये इशू अपोजिशन के हाथ में आ गया तो ये पार्ट हुकूमत के लिए बहुत बुरा होगा। आप सोच नहीं सकते कि इस इशू में कितनी जान है, क्योंकि ये अगर पब्लिक सपोर्ट की रैलियां निकलनी शुरू हो गई नामुस रसालत के ऊपर और 4-5 दिन आपने डिले करते शुरू कर दिया, तो ये बड़ा मसला होगा। कत्तन इनको समझ नहीं आ रही है, उसको थोड़ा लाइटली ले रहे हैं। देखें, इवन तहरीक लबैक में भी उन्होंने, लड़कों ने जो मारा था वो निहत्थे लड़के थे, उनमें से कोई गोली बंदूक उठाए हुए लोग नहीं था। ये ससासियत का मामला ये है कि इसको गाजी इल्मदीन ने जिंदा किया हुआ है, जिसके कायद आज़म ने जिसका मुकदमा लड़ा था और अल्लामा इकबाल ने उसको दफन किया था। ये वो इशू है। यहाँ पर आपका मसला, इनको इशू हाथ में दे रहे हैं और ये बड़ा गलत करता है। तभी देखें, नून लीग खेल रही है उस इशू को, ऐसे खेल रही है जैसे लूज बॉल उनके हाथ में आ गया हुआ है, और ये बहुत गलत कर रहे हैं। और खुदा ना, मुझे नहीं लगता कोई ग्रैंड डायलॉग होगा, ये बड़ा अजीब-ओ-गरीब मसला बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब को क्या इमरान खान साहब एनआरओ देंगे? क्या ये इमरान खान साहब के असूलों के खिलाफ नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो? और अगर नहीं तो उनके पास ऑप्शन क्या है? और या साहब, अगर असम्बली मेंबरान अपोजिशन के साथ जा मिलें? देखें, उसूलों की बात, अब पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, और पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है, ये बुनियादी तौर पर उसूलों वाला तो है नहीं, रह ही नहीं गया। शायद मैं ठीक से नहीं सुन पा रही हूँ। वैसे चलें, ठीक है जी, ये अभी टाइम ब्रेक का भी था वैसे भी तो, और ये सब आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपके तज्जिए के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पर सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद होंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद है। सदीक, आपकी बड़ी खबर क्या है? यकीनी तौर पे आप शहबाज शरीफ की जेल से वापसी पर भी तबसरा करना चाह रहे होंगे। जी मैं बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब एक तो जेल से आ गए हैं और दूसरा यह है कि नवाज शरीफ की असासे और जायदादों को
फ़रोख्त करने का एहतसाब अदालत के जज सैयद असगर अली साहब ने आज जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाज़रीन के सामने रखूंगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो आज वापस आए जेल से, हैरानकुन तौर पर ना तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया और ना ही मरियम साहबा खुद अपने चचा को वहाँ से जेल से लेने गई। मरियम औरंगज़ेब साहबा गई, कुछ और लोग गए, लेकिन मरियम नवाज साहबा अपने चचा को वहाँ से लेने नहीं गई। और उसके बाद जो तस्वीरें आई हैं, तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि चचा और भतीजी के दरमियान क्या चल रहा है। और ये देखें कि हमने कल भी प्रोग्राम में बात की थी कि शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद नून लीग की सियासत पर बहुत असरात पड़ेंगे और शहबाज शरीफ ग्रुप एक्टिव हो चुका है। आप अंदाज़ा लगाएं कि होना तो ये चाहिए था कि मरियम आज खुद जाती, कारकुनान को लेकर जाती। अब वो कह रहे हैं जी कोविड की वजह से हम कारकुनान को नहीं लेकर गए। जिस दिन मरियम साहबा नैब के दफ्तर पेश होने के लिए गई थी, उस दिन भी कोविड था। उसके बावजूद वो ना सिर्फ अपने कारकुनान को साथ लेकर गई, बल्कि पीडीएम की जमातों के तमाम पीडीएम की जमातों के कारकुनान को साथ लेकर जा रही थी, मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस के बच्चों को साथ लेकर जा रही थी। उसके लिए उन्होंने तमाम पार्टी से राब्ते किए, एएनपी की लीडरशिप पहुंची। और जब शहबाज शरीफ की बारी आई तो बजाय इसके कि आज पीडीएम में जो अब तक शामिल जमातें हैं, क्योंकि ये अपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ, पार्लियामान के अंदर तो शहबाज शरीफ लीडर हैं, इन सबके बाहर तो इनके कप्तान, इनके राबर, इनके रहनुमा, इनके सब कुछ फजलुर रहमान साहब हैं, लेकिन पार्लियामान के अंदर शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के को लेने के लिए पीडीएम की किसी जमात का कोई बंदा नहीं गया, यहाँ तक कि मरियम साहबा खुद नहीं गई। और अब आप देखेंगी जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब फ्रंट पर आएंगे, जैसे उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, उनका बयानिया चलेगा और मरियम साहबा आहिस्ता आहिस्ता आपको बैकफुट पर जाती हुई नजर आएंगी। नवाज शरीफ साहब का जो मामला है, नवाज शरीफ क्योंकि इश्तिहारी हो चुके हैं, मफरूर हो चुके हैं, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं, सजा याफ्ता मुजरिम हैं, मुलजिम हैं, उनको बार बार तलब किया गया, उनको बुलाया गया, उनको वापस लाने के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। तो उनको जब जो उनकी जायदादें थी जो अटैच की गई थी इस तोशाखाना रेफरेंस में, आज जज असगर अली साहब ने यह हुक्म जारी कर दिया है कि उनके वो तमाम असासे और जायदादें जो इस केस में अटैच हैं, उन तमाम को फरोख्त कर दिया जाए। उनके जो अकाउंट्स हैं 5-6 बैंकों में, उनके अंदर कहा गया है कि जितने पैसे हैं वो तमाम पैसे भी कौमी खजाने में जो है वो मुंतकिल कर दिए जाएं। साथ ही ये कहा गया है कि उनकी जो गाड़ियां हैं, उनकी गाड़ियां जो है वो जब्त की जाएं और अगर ये गाड़ियां रजिस्ट करें तो पुलिस की मदद से वो गाड़ियां कब्जे में ली जाएं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं जो तफसीलात पढ़ रहा था उसमें नवाज शरीफ साहब के 2 ट्रैक्टर भी हैं, जो उन 2 ट्रैक्टरों को भी जब्त करना है और उनको भी बेच के और कौमी खजाने में पैसा जो है वो जमा कराना है। और साथ ही नवाज शरीफ साहब के जो शेयर्स हैं शुगर मिल्स में, वो शेयर्स भी फरोख्त करके और वो पैसे जो हैं वो कौमी खजाने में जमा कराए जाएंगे। उनकी जो ज़रई ज़मीन है वो भी फरोख्त करके कौमी खजाने में रकम जमा कराई जाएगी। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो असल इनके एसेट्स हैं, जो असल इनकी ज़मीनें हैं, जो असल इनके महल हैं, वो इस केस में साथ अटैच नहीं है। वो क्योंकि मुझे लगता है कि नवाज शरीफ और शहबाज साहब की शायद वालदा मोहतरमा के नाम पे वो मेन जो इनकी ज़मीनें हैं वो हैं, इसलिए वो तो ज़मीनें ज़ाहिर ना ज़ब्त हो सकती हैं, ना वो इसमें अटैच थी। लेकिन अब मसला एक और ये भी है कि ये जो चीज़ें हैं जिनको फरोख्त करने का हुक्म जारी किया गया है, अब नवाज शरीफ इसको चैलेंज नहीं कर सकते। नवाज शरीफ इसको इसलिए चैलेंज नहीं कर सकते कि वो सजा याफ्ता मुजरिम हैं, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, मतलूब हैं। और ऐसा शख्स जो इश्तिहारी हो जाए, जो मफरूर हो जाए, उसके ये राइट्स नहीं रहते कि उसकी जानिब से कोई वकील पाकिस्तान की किसी भी अदालत के अंदर पेश हो। अब कैसे ये चैलेंज करेंगे? अभी तो यही है कि वो जो गाड़ियाँ हैं, वो जो इस केस में ज़मीनें हैं, वो तमाम सरकार को जो है वो बेच के और कौमी खजाने में पैसे जमा कराने होंगे। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेन जो नवाज शरीफ साहब के असासे और जायदादें हैं, उनमें मेन तो वो लंदन फ्लैट्स हैं जिनमें वो रह रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों को बाहर पैसा ट्रांसफ़र करके दिया, मनी लॉन्ड्रिंग करके दी, उनके बच्चे बाहर हैं, उनके असासे बाहर हैं, मेन जो असासे हैं उनके मेन जायदादें उनकी बाहर हैं, कारोबार बाहर है, सब कुछ उनका मेन बाहर है। पाकिस्तान तो वो सिर्फ इक़्तिदार जब लेना होता है तो वो आते हैं, पहले भी ऐसे ही था, अब तो खैर वो फैसला करके गए हैं कि उन्होंने कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं आना। दूसरी तरफ जो उनका केस चल रहा है, अभी तो उनको रिलीफ मिल गया है, जाती उमरा की अराजी वाला 127 कनाल वाला केस है, वो केस अलग चल रहा है। लेकिन इस केस में बहरहाल ये फैसला आया है। अब देखते हैं नून लीग इसको किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करती है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि नवाज शरीफ की जानिब से कोई भी दरखास्त गुजार पेश नहीं हो सकता। यही वजह है कि आपको याद है जब हमने अपने प्रोग्राम में बात भी की थी कि नवाज शरीफ के बिहाफ पे, नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जब 11 एंकर्स गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हम नवाज शरीफ का इंटरव्यू करना चाहते हैं, नवाज शरीफ की तकरीरें दिखाई जाएं, इसहाक डार की तकरीरें दिखाई जाएं, यह आज़ादी इज़हार राय का मामला है, तो अदालत ने उनकी दरखास्त मंजूर नहीं की थी। फिर उनको दरखास्त वापस लेनी पड़ी थी, क्योंकि अदालत ने कहा था कि जो इश्तिहारी है, जो मफरूर है, जो पाकिस्तान के इदारों का एहतराम नहीं करता, जो पाकिस्तान के इदारों के सामने सरेंडर नहीं करना चाहता,
कैसे हम उस शख्स को रिलीफ दे दें, कैसे कहें कि उसके राइट्स हैं, वो टीवी पर आके भाषण दे, तकरीरें करे, अपना मौक़िफ़, अपना बयानिया दे, उसको इजाज़त नहीं दी जा सकती। और फिर उन अदालतों से वो रिलीफ लेना चाहता है इनडायरेक्टली, जिन अदालतों से वो भागा हुआ है, जिन अदालतों ने उसको 6-8 हफ्ते की जमानत दी, और अब वही अदालतें उनको बुला रही हैं और वो उन अदालतों का सामना करने को तैयार नहीं है। और नून लीग में आजकल एक और तकसीम हो गई है, वो है जो करारदाद हुकूमत लेकर आई है कौमी असम्बली में फ्रांस के सफीर के मामले पर, इसमें भी नून लीग डिवाइड है। पहले कुछ और कहा गया, अब नून लीग डिवाइड है, इसके ऊपर भी तकसीम है। तो बहरहाल शहबाज शरीफ के बाहर आने से पीडीएम का मुस्तकबिल भी जो है वो कोई बिल्कुल ही तारीख हो गया है, जो कोई चांसेस थे वो भी खत्म हो गए हैं। और नून लीग में भी प्रोग्राम का खत्म हो गया है। सिद्दीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, तज्जिए के लिए। इसी के साथ डॉक्टर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।